हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री की अभी तक की सीरीज में हमने ये तो देख लिया कि पोर्टुगीज या यूरोपियंस इंडिया आना क्यों चाहते थे और उनमें से अंग्रेज भी पीछे पीछे क्यों आ गए। हमने देखा कि कोलंबो तो कहीं और पहुंचा और वास्को डी गामा कहीं और पहुंचता पहुंचता इंडिया पहुंचा अब्दुल मजीद नाम के एक नाविक की वजह से, वरना वो भी इंडिया तक नहीं पहुंचता सी रूट से। तो जैसे ही पोर्टुगीज इंडिया पहुंचे तो अब यूरोपियंस के लिए भी इंडिया के रास्ते खुल गए थे। पोर्टुगीज एंड डच के बाद आए अंग्रेज यानी इंग्लिश। 31 दिसंबर 1600 में महारानी ने चार्टर इशू किया। चार्टर मतलब कोई राइट्स का एक पेपर सा। तो महारानी ने चार्टर इशू किया राइट ऑफ ट्रेडिंग कंपनी को, जिसका नाम तब था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंटाइज लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इनिशियली 15 साल की एक मोनोपोली थी जो बाद में एक्सटेंड हो गई। तो इंग्लिश में बात करते हैं तो 1608 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस शिप हेक्टर में इंडिया आए और वो गए जहांगीर के पास, जहाँ उन्हें परमिशन चाहिए थी कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की एक परमिशन दे दो। लेकिन पोर्टुगीज पहले से इंडिया में थे तो उन्होंने अपोज कर दिया, क्योंकि और यूरोपियन आएंगे तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। तो उनकी बात तो नहीं बनी। उसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने 1616 में वहाँ पर एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। तो मसूलीपट्टनम को एज ए हेडक्वार्टर उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू किया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में। लिसन वेरी केयरफुली। और अब ये कैसे हुआ? ये हुआ था कैप्टन थॉमस बेस्ट की वजह से। उन्होंने जो उस टाइम पे सी में राज कर रहे थे पोर्टुगीज, उस सी पावर को हराया था सूरत के पास वाले समंदर में। तो अब याद रखिए कि धीरे धीरे पोर्टुगीज पावर ऑफ डिक्लाइन पे है, जो हमने पोर्टुगीज वाली वीडियोस में देखा भी था। कैप्टन बेस्ट के बाद आए सर थॉमस रो, लेकिन वो कुछ ज्यादा पा ना सके। लेकिन फिर भी इंग्लैंड धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लग पड़ा। और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेन है इन सब चीजों के बीच में, क्योंकि अभी बात हो रही है 1612 की और यहाँ पर उन्हें ज्यादा नहीं मिला, सिर्फ ट्रेड करने की धीरे धीरे छोटी छोटी परमिशंस मिली हैं। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है 1632 में, जब गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान दे दिया इंग्लिश को। मतलब इंग्लैंड अंग्रेजों को गोल्डन फरमान मिल गया गोलकुंडा के सुल्तान से, जिससे वो 500 पैगोडा में, मतलब एक साल में 500 पैगोडा करेंसी है उसको पे करेंगे और उससे उन्हें फ्री एक्सेस मिल सकता है पोर्ट का। कौन सी पोर्ट का? गोलकुंडा पोर्ट का। अब आपको पोर्ट का एक्सेस मिल गया तो अब व्यापार को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मद्रास में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी और उस फैक्ट्री को उन्होंने फोर्टिफाई भी कर दिया। फोर्टिफाई करने का मतलब है कि उसके चारों तरफ चार दीवारी लगा दी। तो अब वो एक अलग सी किसी और किंग के एरिया में आपकी, मतलब किसी और फॉरेन पावर की फैक्ट्री है और वो फोर्टिफाइड है। मद्रास की इसी फैक्ट्री को सेंट जॉर्ज पोर्ट भी बोला जाता है और यही मद्रास की फैक्ट्री, जिसे सेंट जॉर्ज पोर्ट बोला जाएगा, अब वो हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाएगा मसूलीपट्टनम से मद्रास के लिए इस फैक्ट्री की वजह से। तो अब इम्पोर्टेंट तौर पे अंग्रेज मद्रास से लीड कर रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट आया कहानी में 1662 में। 1662 में क्या हुआ? अभी तक इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही थी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि पोर्टुगल के जो राजा थे उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था प्रिंसेस कैथरीना। उनकी शादी हो गई इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स II के साथ। और जैसे उनकी शादी हुई तो पोर्टुगीज़ ने बॉम्बे नाम की एक जगह को, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उसे इंग्लैंड को दहेज में दे दिया। अब बॉम्बे आ गया इंग्लैंड के पास में। और जो बॉम्बे वाला एरिया था तब वो कबीले वहाँ पर रहा करते थे, 10 आइलैंड्स का एक ग्रुप सा था। तो महाराजा ने सोचा मैं इसको कैसे संभालूंगा, तो उन्होंने 10 पाउंड के रेंट पे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मिल गया है रेंट पे और कंपनी ने उसको फ्लॉरिश करने के लिए या उसे बेटर तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी। और वहीं से नींव पड़ी बॉम्बे नाम की जगह की, जो आज हमारी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी कमर्शियल कैपिटल भी है। तो हमारी कमर्शियल कैपिटल है मुंबई और इसकी नींव कब पड़ी? नींव पड़ी है 1662 ईस्वी में। तो धीरे धीरे यूरोपियंस की और इंग्लिश की भी फैक्ट्रियाँ इंडिया में एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई, लेकिन खजाना तो है पूरे इंडिया का बंगाल में, क्योंकि बंगाल था उस टाइम का लार्जेस्ट और रिचेस्ट प्रांत, प्रोविंस उस टाइम का। ट्रेड में नंबर 1, कमर्स में नंबर 1, हर जगह नंबर 1 था बंगाल। तो बंगाल में अंग्रेज़ों ने कैसे एंट्री ली? 1651 ईस्वी में, 1651 में वहाँ का जो गवर्नर कह सकते हैं वो था शाह सूजा। उन्होंने शाह सूजा को के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने बोला कि हम 3000 रुपये देंगे पर ईयर आपको और ट्रेड करने की परमिशन हमें बंगाल में दे दो। उन्होंने बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन शाह सूजा ने दे दी अंग्रेज़ों को और ये था फर्स्ट स्टेप बंगाल में अंग्रेज़ों का। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू किया। कहाँ? हुगली, कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल वाले एरियाज़ में।
अब जब उनको ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो हम नेक्स्ट कुछ सोचते हैं, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम कर रहा है और अब हमारी फैक्ट्रीज पे कभी लोकल्स अटैक कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो हमें इसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा ताकि हम अंदर अंदर सब कुछ कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश करी और मुग़ल रूलर से उन्होंने बात करी, लोकल रूलर से भी बात करी कि हमें फोर्टिफाई करने की परमिशन दे दो, लेकिन मुग़ल भी अंगेज थे और लोकल्स भी अंगेज थे। तो बहुत सारे एफर्ट्स के बाद लास्ट में सुल्तानुती नाम की एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उसमें एरिया में उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी और उसको फोर्टिफाई कर दिया। और लास्ट में धीरे धीरे करके उन्होंने कलकत्ता में भी एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया, जिसे बाद में फोर्ट विलियम्स के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम के नाम से भी उसे भी फोर्टिफाई कर दिया गया। अब आप खुद ही सोचो कि किसी और देश में अगर एक फॉरेन पावर किसी और देश की एस्टैब्लिश हो गई है, अपनी फैक्ट्रीज लगा रही है, उनको फोर्टिफाई कर रही है और धीरे धीरे अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट भी आप उसको दे रहे हो और उसको ज़्यादा टैक्स भी देने नहीं पड़ रहे और ऐसा सोच रही है, तो उसके क्या इंटेंशंस हैं। तो लोकल रूलर उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं भांप पाए कि ये सब कितना खतरनाक है और आगे क्या हुआ वो सब जानते हैं। खैर, धीरे धीरे इंडिया में मुगल्स जो थे वो वीक होना शुरू हो गए और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को, स्पेशली औरंगज़ेब की डेथ के बाद। तो अब मुग़ल रूलर जो थे वो वीक हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डच के साथ उनकी राइवलरी थी और डचेस इंडोनेशिया की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करने पड़े थे। पोर्टुगीज़ पावर खुद डिक्लाइन हो रही थी और थोड़े मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की वजह से भी वो सॉफ्ट हो गए थे इंग्लिश के लिए। डचेस के बाद डेन्स भी इंडिया आए, उन्होंने 1-2 फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, पर उनका कोई भी कमर्शियल ज़्यादा एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्ट नहीं था, तो वो एज इट इज़ इंग्लिश के लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थे नहीं। तो चैलेंजेस थे कुछ उभरती हुई पावर जैसे मराठा वगैरह, पर अभी वो भी उभर रहे थे। 1715 में जो मुगल रूलर था फारूक सियार, क्योंकि वो वीक रूलर्स थे, तो उन्होंने एक फरमान जारी करवा लिया अंग्रेज़ों ने उनसे साइन करवा लिया, जिसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों को बहुत कुछ मिला। तो क्या मिला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी 3000 रुपये पर ईयर देकर, मतलब पर एनम 3000 रुपीज़ देकर वो टैक्स के बिना बंगाल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती थी। थिंक अबाउट इट कि कितनी बड़ी बात है। इसके बाद कंपनी को बहुत सारा एरिया मिल गया कलकत्ता में, जो वो रेंट पे ले सकते थे और उन्हें मिल गया था वो एरिया रेंट पे। जिस तरह से आज चाइना बहुत सारे एरियाज़ को अलग दूसरी कंट्री के एरियाज़ को लीज पे लेता है और वो फिर डेट पे नहीं कर पाते तो वो अपने पास ले लेता है, उसी तरह से कुछ इंडिया में हो रहा था। थिंक अबाउट इट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़राब बात कि कंपनी पासेज इशू कर सकती थी, यानी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। किसको पासेज इशू कर सकती थी? शिप्स को, कौन सी जाएगी पोर्ट में, पासेज इशू कर सकती थी कि आप जाओगे, आप नहीं जाओगे, इस तरह से बंगाल की तरह ही सूरत में भी 10,000 रुपीज़ पर एनम देकर कंपनी ट्रेड कर सकती थी बिना किसी टैक्स के, और हैदराबाद में भी कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद जो वर्स्ट चीज़ या पॉइंट आप बोल सकते हो वो ये कि कंपनी जो है वो अपने सिक्के भी जारी कर सकती है। तो जो वो बॉम्बे में बैठ के सिक्के बनाएगी वो एज अ करेंसी एक्सेप्ट किए जाएंगे मुग़ल एम्पायर में। तब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल रूल जो अकबर या जहांगीर इन सब के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था वो कितना वीक हो गया है, और फॉरेन पावर्स अपनी करेंसी भी इशू कर सकती हैं। सो मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक अंग्रेज़ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते चले गए। और अब आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखोगे कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ बक्सर होगी और मराठा पावर्स को हराना शुरू करेंगे, तो बाद में कैसे कैसे इंडिया गुलामी के जंजीरों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में इस वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया है जो इसी वीडियो पे बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसके बाद फ्रेंच लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।